morning students. In the last topic we have studied about the composition of vector. कि composition में हमने दो और दो से ज्यादा vectors को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करवाया था to form a single vector. For example, triangle law of vector addition, parallelogram law of vector addition. In this case, we joined two vectors on in a single vector. कि हमने दो वेक्टर्स को जोड़कर एक सिंगल वेक्टर बनाया था, दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को जोड़कर भी हमने एक रिजल्टेंट वेक्टर को शो किया था यूजिंग पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. पॉलीगन में हमने क्या किया था कि बहुत सारे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करवाया था बाय द साइड्स ऑफ पॉलीगन, और जो उनका रिजल्टेंट था that is represented by the closing side of polygon which is taken in the opposite order. Now we will discuss the opposite to the composition of vector. कि ये जितने भी लॉज हमने पढ़े थे that is called composition, means दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को कंपोज करके एक वेक्टर बनाना. बट now we will study कि एक वेक्टर को तोड़कर हमने उसको कंपोनेंट फॉर्म में दोबारा से उसको रिवर्स प्रोसेस में लेके जाना है. कि मान लो कोई रिजल्टेंट वेक्टर है, उसको मैंने दो कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करना है, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर. तो आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को क्या डिफाइन करोगे? इट इज द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर. कि हम किसी एक वेक्टर को स्प्लिट कर रहे हैं इनटू इट्स टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स. तो इसको हम क्या डिफाइन कर देंगे? क्योंकि हम मोशन इन प्लेन पढ़ रहे हैं तो अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे इनटू द टू कंपोनेंट्स इन दिस टॉपिक. तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या हो गया कि इट इज द फिनोमिना ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, या रेजोल्यूशन की जगह आप लिख दो स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स. कि अगर हम किसी वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करके लिख देते हैं, दैट इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर. मान लो हम तीन कोप्लेनर वेक्टर को सपोज कर लेते हैं. आपको याद होगा कि कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं? विच लाइज इन अ सेम प्लेन. यानी कि जो भी वेक्टर हम नोटबुक पे या इस बोर्ड के ऊपर बनाएंगे वो सारे के सारे कोप्लेनर होंगे, क्योंकि इनका प्लेन क्या है? एक्स वाई. मान लो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. तो सारे के सारे वेक्टर हम क्या कर रहे हैं? इसी बोर्ड के ऊपर तो बना रहे हैं. तो दिस इज नोन एज कोप्लेनर वेक्टर. तो हम तीन कोप्लेनर वेक्टर सपोज कर रहे हैं. मान लो एक हमने कंसीडर कर लिया आर वेक्टर, दूसरा वेक्टर मैं सपोज कर रहा हूं ए वेक्टर, और तीसरा जो वेक्टर हम सपोज करेंगे से इट इज बी वेक्टर. अब ये तीन कोप्लेनर वेक्टर मैंने यहां पे सपोज कर लिए. अब मैं क्या करना चाहता हूं कि जो आर वेक्टर है दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर, इस वेक्टर को मैं दो कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक करना चाहता हूं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए एंड बी. कि मैं आर वेक्टर को ए और बी की फॉर्म में तोड़ना चाहता हूं, स्प्लिट करना चाहता हूं. तो उसके लिए हम क्या कंसीडर करेंगे? कुछ एक कंसीडरेशन हम करेंगे ज्योमेट्रिकल, कि आर वेक्टर के पैरेलल एक लाइन हम कंसीडर कर लेंगे इस तरह से इट इज रिप्रेजेंट बाय ओ क्यू साइड. आर वेक्टर के पैरेलल हमने एक लाइन कंसीडर कर ली ओ क्यू, और इसको हमने नाम दे दिया आर वेक्टर, क्योंकि ये और ये लाइन पैरेलल है. यानी कि आर वेक्टर और ओ क्यू जो है दैट इज पैरेलल टू ईच अदर. तो दिस इज रिप्रेजेंट बाय आर वेक्टर. की जो ओ क्यू साइड है वो हमने रिप्रेजेंट कर दी आर वेक्टर से. अब हम क्या करेंगे? दिस इज द टेल ऑफ दिस आर वेक्टर. तो आर वेक्टर यानी कि इसके टेल से
ए वेक्टर के पैरेलल हम एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर देंगे कि एक लाइन हमने अपनी तरफ से कंसीडर कर ली विच इज पैरेलल टू द ए वेक्टर। कि मान लो इस लाइन को मैं नाम दे देता हूं ओ पी। तो ओ पी जो लाइन है दैट इज पैरेलल टू द ए वेक्टर। उसी तरह से बी वेक्टर के पैरेलल मैं एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूं जो क्यू पॉइंट से स्टार्ट होती है कुछ इस तरह से दिस इज द पी पॉइंट एंड दिस इज द क्यू पॉइंट। तो जहां पर ये मान लो हमारे पास दो यहां पर लाइंस हमने यहां पे ड्रॉ कर ली, या इसको थोड़ा सा हम और ज्यादा रिप्रेजेंट कर दें, स्लोप ज्यादा दे देते हैं। दिस इज द आर वेक्टर और ये हमने OP जो लाइन है दैट इज पैरेलल टू द ए वेक्टर और दिस लाइन इज पैरेलल टू द बी वेक्टर। इसको हमने नाम दे दिया Q और इसको हमने नाम दे दिया P। तो अब यहां पर आप ध्यान से देखो कि जो लाइन POP जो है दैट इज पैरेलल टू ए वेक्टर। तो हम यहां पे लिख देंगे कि जो OP वेक्टर जो है या OP वेक्टर जो है दैट इज पैरेलल टू ए वेक्टर। ठीक है। उसी तरह से जो लाइन PQ है, PQ जो वेक्टर है दैट इज पैरेलल टू बी वेक्टर के। तो इसलिए यहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो OP की लेंथ है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं MA वेक्टर। यहां पर जो M है दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। कि मान लो R जो है वो हमारे पास 5 न्यूटन की फोर्स है। तो अलोंग OP मान लिया कि ये हमारे पास आ गया 3 न्यूटन अलोंग OP। डायरेक्शन इसकी आ गई OP की तरफ, यानी कि पैरेलल टू ए वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड इज 3 न्यूटन। उसी तरह से इसको मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर जो होता है, कोई भी वेक्टर जो है दैट इज मैग्नीट्यूड इनटू रिजल्टेंट। तो ये हम कंसीडर कर लेंगे 2 न्यूटन अलोंग PQ। तो OP और PQ जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और 2 न्यूटन और 3 न्यूटन जो है उन कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर M और यहां पर मैं कंसीडर कर लेता हूं NB वेक्टर। M इज अ स्केलर क्वांटिटी। M कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है। पॉजिटिव हम यहां पर कंसीडर करेंगे। अगर आप नेगेटिव नंबर कंसीडर करोगे डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, दैट्स अ सेपरेट केस। फिलहाल हम यहां पर सिर्फ पॉजिटिव केस को लेकर कंसीडरेशन कर रहे हैं। तो M जो है यहां पर हम कोई भी पॉजिटिव नंबर सपोज कर सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है बट दैट्स अ सेपरेट केस। N भी कोई इंटीजर है, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 एनीथिंग। तो N और M जो है वो यहां पर वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहे हैं और A वेक्टर और V वेक्टर जो है वो हमें बता रहा है कि उस वेक्टर की डायरेक्शन A वेक्टर की डायरेक्शन की तरफ है, यानी कि OP की जो डायरेक्शन है वो A वेक्टर की डायरेक्शन के पैरेलल है और PQ वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो B वेक्टर के पैरेलल में है। तो MA और NB जो है दे आर द कंपोनेंट ऑफ R वेक्टर। कि अगर मैं R वेक्टर को तोड़ के लिखता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, MA और NB। तो मैं R वेक्टर को इस फॉर्म में लिख सकता हूं कि R वेक्टर इज इक्वल टू MA वेक्टर प्लस NB वेक्टर। कि अगर हम MA और NB को आपस में ऐड करते हैं तो मेरे पास R वेक्टर आएगा। अगर मैं R वेक्टर को स्प्लिट करता हूं 2 कंपोनेंट्स के अंदर तो मेरे पास MA वेक्टर और NA
एन बी वेक्टर हमारे पास आंसर में आएगा। तो हम यहां पर यह चीज लिख देंगे कि एम ए जो है, एम ए वेक्टर जो है, दैट विल बी, एम इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो एम ए इज कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। कि एम ए वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट मींस जिसको जोड़कर हमने रिजल्टेंट वेक्टर बनाया है इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। उसी तरह से एम बी वेक्टर जो है या एन बी वेक्टर जो है, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। उसी तरह से एन बी जो है, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। तो दिस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज अ यूनिक प्रोसेस कि हम किसी भी वेक्टर को एक डेफिनेट ऑर्डर में ही ऐड कर सकते, रिजॉल्व कर सकते हैं। वेरियस वे में इसको रिजॉल्व नहीं करा जा सकता। एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको समझ सकते हैं कि अगर हमने आर वेक्टर को रिजॉल्व करना है, यानी कि आर मेरे पास है यहां पर 5 न्यूटन, तो 3 न्यूटन अलोंग ओपी, 2 न्यूटन अलोंग पी क्यू। चाहे आप इसको जितने मर्जी तरीके से रिजॉल्व करो, हमारे पास आंसर में यही हमेशा आएगा। तो उसी तरह से अगर मैं आर वेक्टर को रिजॉल्व करता हूं तो ये हमेशा एम ए वेक्टर और एन बी वेक्टर की ही फॉर्म में स्प्लिट होगा और कोई भी अनदर फॉर्म में स्प्लिट नहीं हो सकता। तो इस चीज को हम प्रूव करेंगे। यूनिकनेस ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग इज यूनिकनेस ऑफ resolution of vector। यूनिकनेस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। तो मान लो कि यहां पर हम उल्टा सपोज करके चलते हैं कि से हम इसको दूसरे तरीके से भी रिजॉल्व कर सकते हैं कि मान लिया आर वेक्टर को हम अनदर फॉर्म में लिख सकते हैं कि आर वेक्टर को हम लिखते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू एम डैश ए वेक्टर प्लस एन डैश बी वेक्टर। यानी कि ये मैंने दूसरे तरीके से रिजॉल्व कर दिया। एम डैश मान लो 2 न्यूटन लिख दिया और एन डैश को मान लो मैंने 3 न्यूटन लिख दिया। मैं इस तरह से सपोज करके चल रहा हूं कि मान लो कि एम डैश और एन डैश की फॉर्म में हमने इसको रिजॉल्व कर दिया। मान लो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। आंसर सेम आना चाहिए, दैट इज आर वेक्टर यहां भी है, आर वेक्टर यहां भी है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को जब आप कंपेयर करोगे तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा एम ए वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर इज इक्वल टू एम डैश ए वेक्टर प्लस एन डैश बी वेक्टर। अब m वाली टर्म्स को हम एक साइड कर देते हैं, n वाली टर्म्स को हम दूसरी साइड ले जाते हैं। तो m माइनस m डैश a वेक्टर बराबर है n डैश माइनस में n इंटू b वेक्टर। अब यहां पर m डैश a डैश और b डैश, यहां पर a वेक्टर और b वेक्टर जो हैं वो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। तो a वेक्टर एंड b वेक्टर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 0 नहीं हो सकते तो m माइनस m डैश इज इक्वल टू 0 और n माइनस n डैश माइनस n इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू m डैश और n डैश इज इक्वल टू n। तो यहां पर अगेन आप देखोगे कि
कि m डैश m के बराबर आ रहा है और n डैश जो है वो n के बराबर आ रहा है, तो यहां से हमें पता लगता है कि जो वेक्टर रेजोल्यूशन होती है दैट इज यूनिक, कि ये हमेशा एक ही फॉर्म में रिजॉल्व होगा, दैट इज m a वेक्टर प्लस n b वेक्टर। Next we will discuss resolution of a vector into mutually perpendicular vector, कि अगर हम किसी भी गिवन वेक्टर को इस तरह से रिजॉल्व करें कि जो कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तो दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस, रेजोल्यूशन इनटू टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन आगे करने हैं, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से समझना कि अगर हम किसी वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ना चाहते हैं विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि जो कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। मान लो कि एक प्लेन हम कंसीडर कर लेते हैं, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन। अब बेसिक क्वेश्चन ये है कि आप पूछोगे कि जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है वो डेली लाइफ में हम कहां यूज करते हैं, तो बच्चों ये हर जगह पर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होता है। कि जैसे आप ट्रॉली बैग देखते हो, तो जो ट्रॉली बैग है जब आप उसको अपनी तरफ खींचते हो तो उस पर क्या कर रहे हो, उस पर फोर्स लगा रहे हो, तो आप उसको क्या करते हैं, टिल्ट करते हैं। तो टिल्ट करते हैं तो वो ग्राउंड के साथ सर्टेन एंगल बनाता है, 30 डिग्री 40 डिग्री वट एवर इट इज, तो वहां पर भी जो फोर्स है वो ग्राउंड के साथ सर्टेन एंगल बना रही है। तो उसी तरह से एक एग्जांपल लेके हम यहां पे देखते हैं कि मान लो हम किसी बैग को या किसी ट्रॉली बैग को फोर्स लगा रहे हैं, एफ फोर्स, इस तरह से अपनी तरफ मूव करवा रहे हैं या उसको अपनी तरफ फोर्स लगा रहे हैं, एफ वेक्टर। और ये जो फोर्स है, यानी कि जो ट्रॉली बैग को मैं अपनी तरफ खींच रहा हूं, ठीक है, ये फोर्स एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। अब मैं चाहता हूं कि इस बैग पर जो फोर्स लग रही है उसको मैं अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस कितनी वो लग रही है उसको मैंने कैलकुलेट करना है। यानी कि मैंने एफ वेक्टर को कंपोनेंट में, यानी कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, जो हेड है, इस वेक्टर का जो हेड है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। तो हेड से हम क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। उसी तरह से फोर्स के हेड से हम वाई एक्सिस के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर रहे हैं। तो O से P जो लेंथ है दैट इज द पोजीशन वेक्टर। तो O P वेक्टर जो है दैट विल रिप्रेजेंट द F वेक्टर, कि O P वेक्टर जो है वो F वेक्टर के इक्वल है। अब एक वेक्टर हमारे पास ये आ गया, दैट इज O A वेक्टर, यानी कि F वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। उसी तरह से दिस इज O B वेक्टर या O B साइड, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ F वेक्टर अलोंग Y एक्सिस, यानी कि इस वेक्टर की लेंथ अलोंग Y एक्सिस और इस वेक्टर की लेंथ अलोंग X एक्सिस। तो इसको हम नाम दे देते हैं AX वेक्टर, सॉरी FX वेक्टर, यानी कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग X एक्सिस। उसी तरह से OB को हम नाम दे देते हैं FY वेक्टर, यानी कि कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग Y एक्सिस। अब आप ध्यान से देखोगे Fx और Fy के बीच का जो एंगल है दैट विल बी 90 डिग्री। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि F वेक्टर जो है दैट विल बी द सम ऑफ
एफ एक्स वेक्टर प्लस एफ वाई वेक्टर। तो हमने एफ वेक्टर को तोड़ के लिख दिया एक्स कंपोनेंट की फॉर्म में प्लस वाई कंपोनेंट की फॉर्म के अंदर। अब हमें पता है कि कोई भी वेक्टर जो होता है दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। आपको एक डेफिनेशन याद होगी ऑर्थोगोनल वेक्टर की, हमने जब करी थी हमने यूनिट वेक्टर्स भी स्टडी करे थे। और यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? द वेक्टर विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड एंड द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। फिर मैंने कहा था कि अगर हम 3 एक्सिस सपोज करते हैं तो अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप को हम यूनिट वेक्टर लेते हैं, वाई एक्सिस की तरफ हम जे वेक्टर को, जे कैप को, और जेड एक्सिस की तरफ हम के कैप को यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लेते हैं। तो इस तरह से मैं इस को एफ एक्स वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म जो हमारे पास है इसको तोड़ के इस तरह से लिख दूंगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की फॉर्म में। तो एफ एक्स इज द मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि इसकी लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस, इनटू आई कैप। आई कैप जो है दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एफ एक्स वेक्टर। इसकी डायरेक्शन हमें दे रहा है, ठीक है, अलोंग आई कैप। तो आई कैप हम यहां पर कंसीडर कर लेंगे, दिस इज द यूनिट वेक्टर। आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर, तो इट हैव यूनिट मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। तो गिवन वेक्टर हमारे पास एफ एक्स वेक्टर है, तो आई कैप की डायरेक्शन भी उसी तरफ होगी जिस तरफ एफ एक्स वेक्टर होगा। अब एफ वाई वाई एक्सिस की तरफ लग रहा है, तो यहां पर हम जे कैप कंसीडर करेंगे। जे कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, तो प्लस एफ वाई मैग्नीट्यूड आ गया इस वेक्टर का, इनटू डायरेक्शन हमारे पास आ गई जे कैप। तो एफ वेक्टर को हम रिजॉल्व करके किसी भी प्लेन में इस तरह से लिख देंगे एफ एक्स आई वेक्टर, सॉरी एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। अब हमने एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसको थीटा की फॉर्म में हमने लिखना है। तो मान लो यहां पर हम एंगल ले रहे हैं थीटा, तो टू फाइंड एफ एक्स, एफ एक्स को फाइंड करने के लिए हम ट्राइंगल कंसीडर कर लेंगे ओ ए पी, ट्राइंगल ओ ए पी। जो चीज हमने कैलकुलेट करनी है, हमने कैलकुलेट करना है एफ एक्स को, दैट इज ओ ए साइड को, ओ ए डिवाइडेड बाय जो चीज हमारे पास गिवन है। गिवन हमारे पास है गिवन फोर्स दैट इज एफ, दैट इज ओ पी हमारे पास गिवन है। तो जो चीज हमने कैलकुलेट करनी है डिवाइडेड बाय जो चीज हमारे पास गिवन है, तो दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा के। तो ओ ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी ओपी कॉस थीटा के, और ओ पी की जो वैल्यू है, ओपी की वैल्यू हमारे पास एफ है, मैग्नीट्यूड फॉर्म इसकी एफ है। तो ओ ए जो है दैट विल बी एफ कॉस थीटा, और ओ ए एफ एक्स है, तो एफ एक्स जो है दैट इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। से दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि हम एफ एक्स आई कैप ना लिख के इसको हम एफ कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। उसी तरह से टू फाइंड एफ वाई, टू फाइंड एफ वाई, तो अगेन ट्राइंगल हम ले लेंगे ओ ए बी। देखो ओ बी और ए पी एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो अगर ये एफ वाई है तो ये भी हमारे पास एफ वाई ही होगा, क्योंकि ये पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो जो चीज हमने कैलकुलेट करनी है दैट इज एपी डिवाइडेड बाय जो चीज हमारे पास गिवन है दैट इज ओ एफ।
सॉरी OP, तो इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। तो AP की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू OP साइन थीटा, और AP की वैल्यू FY इज इक्वल टू F साइन थीटा। तो अब इस चीज को FYJ कैप को हम लिख सकते हैं F साइन थीटा। तो अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास कंपोनेंट आ जाएगा F cos थीटा, और अलोंग y एक्सिस हमारे पास कंपोनेंट आ जाएगा F sin थीटा। इसको याद करने का एक और तरीका भी है, उसको थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। मान लो दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब हमने F वेक्टर का मॉडुलस निकालना है, यानी कि F वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ F, टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ F, तो स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, स्केयर एंड एड इक्वेशन 1 एंड 2, तो Fx स्केयर प्लस Fy स्केयर, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ स्केयर करके ऐड कर दो, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को स्केयर कर लो और उसको राइट हैंड साइड के साथ ऐड कर दो। F स्केयर कॉस स्केयर थीटा, F स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस F स्केयर साइन स्केयर थीटा। तो F स्केयर हमारे पास कॉमन आ जाएगा, कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इज 1, तो हमारे पास यहां पर टर्म बच गई F स्केयर इज इक्वल टू Fx स्केयर प्लस Fy का स्केयर, और मॉडुलस ऑफ F इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Fx स्केयर प्लस Fy का स्केयर। तो जब भी हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व करके लिखते हैं मॉडुलस फॉर्म के अंदर, तो x कंपोनेंट का स्केयर प्लस y कंपोनेंट का स्केयर, ये आपने ध्यान रखना है आगे के लिए भी, कि जब भी हम किसी भी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में यानी कि दो कंपोनेंट में तोड़ें, इन सच अ वे कि दोनों कंपोनेंट जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, यानी कि Fx और Fy एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी x कंपोनेंट का स्केयर प्लस y कंपोनेंट का स्केयर। उसी तरह से अब हमने डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन आपको बताया था दैट इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू Fy अपॉन में Fx, Fy अपॉन में Fx, दिस इज द रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। नाउ अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को सिंपलियर फॉर्म में किस तरह से लिखा जा सकता है, जो आप आगे क्वेश्चंस में करोगे। कि मान लो हम एक प्लेन कंसीडर कर रहे हैं x एंड y, कोई वेक्टर a मैं कंसीडर कर रहा हूं विच इज रिप्रेजेंट बाय OP लाइन, और ये जो OP है ये x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। मान लो ए वेक्टर की जगह हम फोर्स ही लिख लेते हैं कि OP रिप्रेजेंट द फोर्स वेक्टर, कि हम किसी बैग को अपनी तरफ फोर्स लगा रहे हैं जो ग्राउंड के साथ यानी कि x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। अब इसको हमने रिजॉल्व करना है, तो एक सिंपली आप इस तरह से लिखोगे कि यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो O से लेकर Q तक जो लेंथ होगी दैट विल बी द डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस। तो इसको हम लिख सकते हैं F cos थीटा। आप अपनी इजीनेस के लिए यह याद रखना कि जो गिवन वेक्टर है जिस भी एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, आपने उस डायरेक्शन में cos थीटा लेना है।
वो वेक्टर एज इट इज लिखोगे और यहां पर cos थीटा लोगे और f cos थीटा के 90 डिग्री पर f sin थीटा आप लिखोगे, दैट इज f sin थीटा। तो दिस इज द रेजोल्यूशन ऑफ f वेक्टर। यह था कि अगर f वेक्टर x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, उसी तरह से अगर मान लो जो फोर्स है वो y एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, मान लो दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, आपने चेक ये करना है कि गिवन वेक्टर किस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। तो एंगल किस एक्सिस के साथ बन रहा है, y एक्सिस के साथ। तो इस तरफ हम cos कंपोनेंट लेंगे, जिस भी साइड थीटा एंगल बनेगा उस साइड आपने cos कंपोनेंट लेना है। तो आप यहां पे लिखोगे f cos थीटा, क्योंकि थीटा इस साइड बन रहा है, और f cos थीटा के 90 डिग्री पर आप लोगे f sin थीटा। तो ये दो बातें आपने आगे हमेशा ध्यान रखनी है कि जिस भी एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनेगा उस साइड आप f cos थीटा या जो भी टर्म है a cos थीटा या b cos थीटा लोगे, यानी कि कोसाइन उसी कम साइड लोगे जिस साइड जो गिवन रिजल्टेंट वेक्टर है वो थीटा एंगल बना रहा है, और उसके 90 डिग्री पर आप f sin थीटा को कंसीडर करोगे।